जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद पीके गुप्ता में। आज हम लोग देखेंगे एक बहुचर्चित विषय था काफ़ी कुछ दिन पहले कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था। उसी से संबंधित है एक खबर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या जजमेंट दिया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार, मुआवजे में देरी। संपत्ति का अधिकार जो दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 300A के तहत है ना, मुआवजे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। अब देखते हैं इसमें से संबंधित क्या पूरा मामला क्या था, कैसे क्या था। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार अभी तक कैसे कैसे जो है संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, क्या मामला था, कैसे। तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये तो बात हमने बता ही दिया। लेकिन अब कैसे है संवैधानिक अधिकार, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक निर्णय के माध्यम से स्पष्ट किया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उचित मुआवजे के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ये जजमेंट दिया गया कि जैसे आपको अगर किसी का ज़मीन का अधिग्रहण करना है तो उसको उचित मुआवजा देना पड़ेगा। बिना उचित मुआवजा के आप उसकी संपत्ति का जो है अधिग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि उसको जो है उसके जो है संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय संपत्ति के स्वामित्व को संवैधानिक और मानवाधिकार का हिस्सा मानते हुए लिया गया था। यानी कि जो निर्णय लिया गया है, यह संपत्ति के स्वामित्व, यानी कि जो उस व्यक्ति का जो संपत्ति का स्वामित्व अधिकार है उसको, वो जो है संवैधानिक और मानवाधिकार का हिस्सा मानते हुए लिया गया है। ये निर्णय संवैधानिक और हिस्सा मानते हुए जो है निर्णय लिया गया है इसको। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या लिया गया निर्णय कैसे क्या है, किस आधार पर लिया गया है। तो निर्णय का जो मेन पॉइंट था वो था एक संवैधानिक आधार, यानी कि आर्टिकल 300A के तहत। यानी कि उसमें आर्टिकल 300A में क्या दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, ये उसकी परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा प्राप्त अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो विधियों के माध्यम से जो है अधिकार है, विधि के द्वारा ही उसके जो है अधिकार को वंचित किया जा सकता है। वो भी मतलब तरीका कैसे है वो भी दिया गया है। इसके पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 में था, और यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है, यानी कि जो आर्टिकल 300A है, यानी कि जो अब ये प्रावधान है, ये मतलब क्या प्रावधान करता है। तो यह अधिकार जो है कि संपत्ति का अधिकार संरक्षित रहेगा, भले ही यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक, यानी कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, इसके बावजूद भी संपत्ति का अधिकार संरक्षित रहेगा क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है। फिर मानवाधिकार पहलू इसका देख लेता है, ह्यूमन राइट एस्पेक्ट क्या है। न्यायालय ने यह माना कि यह एक कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार के समान ही है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को उनके संपत्ति से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो है उसके जो है संपत्ति का अधिकार जो अब आर्टिकल 300A बन गया है, इसके बावजूद भी उसका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये एक संवैधानिक अधिकार आधार है। दूसरा ये है कि उसका जो है ह्यूमन राइट एस्पेक्ट है, मतलब कि संपत्ति का अधिकार जो है मानवाधिकार के समान ही है। यानी कि जैसे मानवाधिकार होता है वैसे संपत्ति का अधिकार भी होता है, इसीलिए इसका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए। फिर तीसरा, जैसे ये जो निर्णय लिया गया है इसका कोई बैकग्राउंड तो रहा ही होगा कि मतलब किसी निर्णय के आधार पर कोई मामला होगा, उसी मामला के आधार पर जो है निर्णय लिया गया। तो ये मामला था बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। कौन सा मामला था? बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, एक था। उसके लिए भूमि अधिग्रहण विवादों से उत्पन्न हुआ था। यानी कि जो वो कॉरिडोर निर्माण होना था, प्रोजेक्ट था, उसमें भूमि अधिग्रहण विवाद उत्पन्न हुए थे। अब इसमें क्या था कि जैसे उस जो प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, इसमें उन्होंने 22 वर्षों तक उसका मुआवजा ही नहीं दिया। और ये मुआवजा न देने से जो है ये सरकारी देरी और ब्यूरोक्रेटिक कार्यप्रणाली की वजह से हुआ था। यानी कि देखते हैं ये मुआवजा जो है मिलने में काफ़ी समय लग जाता है।
तब यानी कि जो देखा गया कि जब 22 वर्ष से उनको मुआवजा ही नहीं मिला, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा ही, कोई ना कोई निर्णय तो देगा ही, जजमेंट। तो देख लेते हैं क्या जजमेंट दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उसने कहा कि न्यायालय ने राज्य अधिकारियों और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्डों के आलसी और रवैये की आलोचना की। यानी कि जो कर्नाटक का मैसूर वाला क्षेत्र, उसके जो औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड हैं और जो राज्य अधिकारी हैं, उनके जो है आलसी रवैये, यानी कि भाई ये आलसपन ही है कहीं ना कहीं। फिर इस पर जो है आलोचना करी, मतलब आलोचना की। फिर अदालत ने कहा कि इस देरी से भूमि मालिकों के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। अब गंभीर अन्याय कैसे हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो गंभीर अन्याय ऐसे हुआ है कि जैसे भाई देखिए, जब वो भूमि में ली गई थी तब उसका मार्केट रेट कुछ अलग था। अब जब 22 साल बाद उसका दिया तब तो उसको वैल्यू बढ़ चुकी थी ना, लेकिन उसको रेट वही पुराना ही मिलेगा। तब देख लेते हैं आगे क्या मुद्दा है। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, संपत्ति का अधिकार से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो संविधान में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 300 ये हो गया संविधान, यानी कि 300A सब क्लॉज है। तो 300A संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि संवैधानिक अधिकार हो गया। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया था। इसको आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मुझे लगता है सबको याद होगा ये। फिर मौलिक अधिकार से हटने का इस पर क्या प्रभाव हुआ, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार हो गया। तो इससे मौलिक अधिकार से जब ये हट गया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर। तो इस पर ऐसे प्रभाव पड़ा कि देख लेते हैं। पहले व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत उल्लंघन पर चुनौती देने का अधिकार था, लेकिन अब ये उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दिया जा सकता है। अब इसको जो है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, पहले आर्टिकल 32 के तहत था। फिर कानूनी प्राधिकरण, अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति केवल राज्य द्वारा कानूनी प्राधिकरण और उचित प्रक्रिया के तहत ही ली जा सकती है, यानी केवल राज्य के द्वारा ही लिया जा सकता है। इसका दायरा मतलब इसमें कौन कौन से मतलब आते हैं लोग, तो इसमें आर्टिकल 300A के तहत जो संपत्ति का अधिकार है वो भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर ही है। मतलब भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है ये अधिकार, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति यूज किया गया है। नागरिक अगर यूज किया रहता है तो सिर्फ भारतीय लोगों को मिलेगा, व्यक्ति यूज है तो उसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों लोगों को शामिल किया जाता है। फिर संपत्ति का अधिकार का ऐतिहासिक संदर्भ देख लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति क्या थी। पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज A1 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित था, जो नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहण, धारण, यानी कि जो नागरिकों को संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार देता था। और अनुच्छेद 31 के तहत जो है राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा देने की व्यवस्था थी। ये प्रारंभिक स्थिति थी। फिर जो भूमि सुधार कानून आया था उससे भी तो कुछ प्रभाव पड़ा ही होगा, क्योंकि जब भूमि सुधार कानून आया था तो इसमें जो है जिनके पास संपत्तियों का ज़्यादा अधिग्रहण था, मतलब जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी उनसे ले करके जो है जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनमें वितरित किया गया था। तो जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ तनाव उत्पन्न होंगे। तो भूमि सुधार कानूनों के सहायता संपत्ति का पुनर्वितरण करने की कोशिशों के कारण इन प्रावधानों में कई संशोधन किए गए, जिससे इन अधिकारों में कमी है। फिर जब ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, उससे क्या हुआ, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको जो है संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया। तो ये है आपका जो है संपत्ति के अधिकार के जो है ऐतिहासिक संदर्भ। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। फिर अब ये जो निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका क्या महत्व है। तो अब ये हो गया कि भाई समय पे मुआवजा वगैरह मिल जाएगा और राज्य के जो अधिकारी हैं उनके बीच जवाबदेहिता बढ़ाई जाएगी। फिर उससे महंगाई और देरी का भी समाधान होगा, यानी कि जो निर्णय महंगाई और पैसों के समय मूल्य के प्रभाव को स्वीकार करता है और समय पर मुआवजे के महत्व पर दे देता है। यानी कि जिस समय जो है जो रेट रहेगा उसी समय उसको जो है भुगतान किया जाएगा। जो 22 साल वाला मामला था ना इसमें, अब वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भाई न्यायालय अपना जो है मामला सुनाया। तो ये कैसे किस शक्ति के तहत उसने सुनाया, तो ये आर्टिकल 142 का प्रयोग करके जो इसमें सुनाया गया था। इस निर्णय में असाधारण शक्तियों का उपयोग न्यायपालिका की भूमिका को प्रदर्शित करता है, जो लंबित मामलों में न्याय देने के लिए होता है, अमूमन यही होता है। तो ये रही आज की क्लास, आप लोग ये हमारा अच्छे से देख लीजिए। ये आपको काम करना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आप लोगों को कोई डाउट होता है तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। 74 59 86 20 25। तो इस पर आप लोग संपर्क करिए। बाकी क्लास को शेयर करिए। आपको कोई समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट करिए और क्लास करिए आप लोग अच्छे से भाई।